नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSE 143 किताब का नाम होगा भारत में राज्य की राजनीति के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इस किताब की बात की जाए तो इस किताब में टोटल 15 चैप्टर हैं, जहां आज हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान के जितने विद्यार्थी हैं और ख़ास तौर पर जिनकी रुचि भारतीय राजनीति में है, उनके लिए ये किताब बिल्कुल रामबाण का काम करेगी, जो कि ना सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स को समझने में मदद करेगी, बल्कि भारत में जो वर्तमान में राजनीतिक विवाद हैं, उन विवादों को कैसे सुलझाया जा सकता है, इस चीज़ के प्रति भी एक दृष्टिकोण हमें ये किताब समझाएगी। तो जिन बंदों का पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है और इसी वजह से वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से पढ़ रहे हैं, उनके लिए किताब बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब की अगर बात की जाए तो इस किताब में 1947 से लेकर वर्तमान तक की जो राजनीति है, वो किन किन समीकरणों से होकर गुजरी है, राजनीति का ऊँट किन करवटों से बदला है, वो कौन से विवाद रहे हैं, वो कौन से मुद्दे रहे हैं जो सुलझाए गए हैं और जिन्हें सुलझाना आज भी बाकी है। क्या हमने इतिहास में होने वाली घटनाओं से कुछ सबक लिए हैं, या फिर आज भी उन मुद्दों को हमने जीवित रखा है? इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको इस वाली किताब से। तो सबसे पहले किताब में यानी कि चैप्टर नंबर 1 में चैप्टर का उद्देश्य बताया गया, यानी कि आपको चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि ये चैप्टर आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप राज्यों की राजनीति समझ सकें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान में जहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस दौरान भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसे में इन राज्यों की राजनीति, विभिन्न राज्यों के मध्य की राजनीति, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजनीति, ये राज्य राजनीति के अंतर्गत आती है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो अखिल भारतीय स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है। और इसी आधार पर दो प्रकार के दल भी होते हैं, एक होते हैं राष्ट्रीय दल और एक होते हैं राज्य दल। तो देखिए, आगे चैप्टर का एक इंट्रो दिया है। इंट्रो में हमें यह बताया गया है कि राज्य राजनीति का अध्ययन किस प्रकार से भारत में शुरू हुआ। तो जैसे जब हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं तो देखो, आज़ादी से पहले हमारी प्लानिंग कुछ और थी और आज़ादी के बाद हमारी प्लानिंग कुछ और हो गई। उसका रीज़न ये है, आज़ादी से पहले हम जिस प्रकार से राज्य राजनीति का विकास करना चाहते थे, जिस प्रकार से हम राज्यों का निर्माण करना चाहते थे, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करना चाहते थे, वो सब हमने सोचा था कि हमें आज़ादी मिलने के बाद एक शांतिपूर्वक रूप से हम डेमोक्रेटिक कंट्री को बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के साथ विभाजन मिला और विभाजन के बाद हमारी बहुत सारी प्लानिंग क्या हो गई, अधूरी रह गई। क्योंकि हम एक अखंड भारत की बात कर रहे थे और ऐसे में हमें क्या मिले, 3 राष्ट्र मिले। हालांकि हम 2 बोलते हैं लेकिन मैं 3 बोलता हूँ। उसका कारण ये है कि एक भारत, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के नाम से है। तो ऐसे में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने क्या करा, बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए जो अचानक से उसे लेने पड़े। और उसके बाद उसने राज्यों की सीमाओं की बात तुरंत ही नहीं कही। आज़ादी के बाद 1953 में आंध्र आंदोलन हुआ और उसके बाद राज्य पुनर्गठन हुआ और 1956 में सबसे पहली बार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यानी कि भारत में राज्यों की सीमाओं की बात की जाए तो 1956 से होती है शुरू, जब एसआरसी का गठन होता है। एसआरसी मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग। इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं भाई, क्योंकि इसके अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे। तो 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इन्हें 4 श्रेणियों में रखा गया, ए बी सी डी। अब बात ये आई, ये तो बात हो गई कि 1956 में पहली बार भारत में राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया गया और पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। अब हुआ क्या, 1950 के दशक में, 1960 के दशक में बहुत सारी घटनाएं थीं भारतीय राजनीति में, जिसकी वजह से बहुत सारे जो विद्वान थे उनका ध्यान इस ओर गया कि भाई हमें ना राज्यों के स्तर की राजनीति का अध्ययन करना चाहिए। राज्य के स्तर पर राजनीति को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मायरन वीनर। तो मायरन वीनर ने इस क्षेत्र में पहल करी और राज्यों की राजनीति का अध्ययन करने के लिए यूएसए में एक सम्मेलन होता है, शिकागो यूनिवर्सिटी में 1961 में। इसके अलावा एक और सेमिनार आयोजित किया जाता है 1964 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। इस प्रकार से 2 सेमिनार, एक 61 में एक 64 में आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद इन सेमिनार में जो बातचीत हुई, चर्चा हुई, उसके लिए क्या हुआ, एक सर्वेयर छपा। 1961 के जून में एशियन सर्वे में ये चीज़ें प्रकाशित हुई, रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसके बाद 1964 में किताब आई, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1968। इस किताब में मायरन वीनर के विचार छपे। ऐसे इकबाल नारायण की एक किताब है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो कि 1976 में संपादित की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर और असम की राजनीति के बारे में भी लिखा गया है। वहीं जो मायरन वीनर की जो किताब थी, उसमें जम्मू कश्मीर और असम के बारे में नहीं लिखा गया था। तो इस प्रकार से अगर आप इन किताबों को पढ़ते हैं तो आपको भारत में राज्य की राजनीति के बारे में और डीपली जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से आगे भी कुछ किताबों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं।
जैसे कि डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया और डिक्लाइन ऑफ सोशल ऑर्डर वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि फ्रांसिस वैकल और एम एस राव द्वारा संपादित की गई थी। इसके अलावा भी और भी कुछ किताबें जैसे राइज ऑफ द प्लेबियन, द चेकिंग फैंस ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये जो किताब है, ये किताब क्रिस्टोफर जेफरलो और संजय कुमार द्वारा संपादित है। तो इस प्रकार से इन किताबों को अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, तो इन किताबों के माध्यम से आपको भारत में राज्य राजनीति के बारे में पता चलेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि 1956 में भारत में राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया गया और उसी के माध्यम से 1960 के दशक में भारत में राज्य की राजनीति का अध्ययन की शुरुआत हुई, जिसमें प्रमुख नाम है मायरन वीनर का। अब हम बात करने वाले हैं 1950 से लेकर 1960 और 1960 से लेकर 1970 के दौरान भारत में कौन कौन सी घटनाएं घटी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, स्वतंत्रता के साथ भारत को विभाजन मिला। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पहले 2 डिकेड थे, पहले जो दशक थे या पहले जो 20 साल थे, इसमें क्या हुआ, इसमें कांग्रेस की ही छवि पूरे देश में देखी जा सकती है। जो सरकार केंद्र स्तर पर थी वही सरकार राज्य स्तर पर भी थी। मोस्टली राज्यों में कांग्रेस का ही दबदबा था, क्योंकि उस समय जो बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां थी, बड़ी बड़ी विचारधाराएं थी, वो सब कांग्रेस में थी। और स्वाधीनता संग्राम में क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका थी, इसी वजह से कांग्रेस को एक तरफा जीत मिलती गई। तो कह रहा है आज़ादी के बाद जो पहले 20 साल थे उसमें राज्य की राजनीति केंद्र के प्रभाव से विकसित हुई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, जिसने राष्ट्र निर्माण की आकांक्षा पर जोर दिया था। देश को कैसे देश बनाना है, देश के सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं को कैसे पार पाना है, इन सब पर एक केंद्र सरकार ही सारे निर्णय ले रही थी। इस काल में नेहरू ही भारत थे और भारत ही नेहरू था। तो नेहरू का जो विकास मॉडल था, कांग्रेस पार्टी का वही दबदबा था और यह भारत की राजनीति का प्रमुख केंद्र था। तो एक तरीके से भारत की राजनीति को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा था किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस बोले तो नेहरू ने। जबकि जो राज्य राजनीति थी वो सिर्फ ऐसे ही एक नमूने के लिए थी, हाँ भाई यहाँ पर है, लेकिन उसका कुछ भी योगदान नहीं था। भारतीय राजनीति में केंद्र सरकार का ही दबदबा था, राज्य राजनीति का स्थान दूसरा था। केंद्र की बात की जाए तो सारी सरकारी योजनाएं, सारी महत्वपूर्ण योजनाएं केंद्र सरकार ही लागू कर रही थी, जितनी भी देश से संबंधित थी। चाहे वो भूमि सुधार की बात हो, उस समय कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो, ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार ही चला रही थी, यानी कि राज्य सरकार का नामो निशान नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, पहले आम चुनाव में कांग्रेस जीती 364 सीटों पर, टोटल 489 सीटें थी, और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ हुए थे। तो अधिकतर राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बनी। ऐसे में केंद्र में भी कांग्रेस सरकार, राज्यों में भी कांग्रेस सरकार, तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय पूरे का पूरा डिसीजन जो ले रही थी वो केंद्र सरकार ही ले रही थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी केंद्र में आई थी, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे गुट मौजूद थे, लेकिन उन सबका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था? कांग्रेस के साथ ही था। इसके अलावा जैसा कि आजकल राज्यपाल को लेकर आप विवाद देखते होंगे, आपने दिल्ली में कई बार देखा होगा कि केजरीवाल जी हमेशा ये कहते रहते हैं कि एलजी ने मंजूरी नहीं दी दिल्ली वालों। देखो दिल्ली वालों, अगर एलजी साहब मंजूरी दे देते तो ये हो जाता, वो हो जाता। तो आप देखते हो कि राज्यपाल को लेकर हमेशा विवाद से रहते हैं दिल्ली में खास तौर पर। लेकिन देखिए, विवाद जब होते हैं, जैसे मान इस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यूपी में देखोगे तो यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर कभी एलजी को लेकर, वहां पर गवर्नर को लेकर दिक्कत नहीं होगी। केंद्र शासित प्रदेशों में एलजी होता है और राज्यों में राज्यपाल होता है, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होता है। तो दिल्ली में, जैसे दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक संघ शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर उपराज्यपाल है। अगर दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होती है ना तो विरोध नहीं होता, लेकिन सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दोनों सरकारें अलग अलग विचारधारा की, अलग अलग पार्टी की, इसलिए विवाद हो रहा है। लेकिन आज़ादी के समय वो विवाद नहीं था, क्योंकि आज़ादी के समय केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी, राज्यों में भी कांग्रेस सरकार थी, तो राज्यपाल को लेकर आज जो विवाद होता है वो उस समय नहीं था। तो अगर हम एक या दो अपवादों को छोड़ दें तो राज्यपाल विवाद का मुद्दा उठा ही नहीं। आज़ादी के बाद कुछ वर्षों के भीतर कुछ समस्याएं शुरू हुई हमारे यहाँ। वो समस्याएं थी, जैसे नागा समस्या शुरू हुई, नागालैंड में विद्रोह शुरू हो गया, मिजोरम में विद्रोह शुरू हो गया, जम्मू कश्मीर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, जनमत संग्रह के ऊपर वहाँ पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, साउथ इंडिया में राज्यों के पुनर्गठन की डिमांड उठ गई। इसके साथ साथ बिहार, यूपी में जनसंघ, केरल और पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी और वामपंथियों ने पंजाब में अकाली दल, इस प्रकार से विभिन्न धीरे धीरे करके राजनीतिक दल भारतीय राजनीति में उठने लगे। इसके अलावा कुछ समूह और भी थे जो भारतीय राजनीति में उस दौरान थे, जैसे कि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में आरपीआई यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसी प्रकार से महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स, उत्तर भारत में आरएसएस की बात की जाए तथा उनके सहयोगियों की बात की जाए जो कि गौरक्षा आंदोलन चला रहे थे, उत्तर भारत में समाजवादी जो कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तमिलनाडु में हिंदी भाषा लागू करने के लिए विरोध भी किया गया। ये सब समस्याएं 1950 की राजनीति में केंद्र है, यानी कि 1950 से 60 के बीच में ये सारी चीज़ें चलती रहीं।
गुजरात और राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर स्वतंत्र पार्टी उभरी, जो कि पहले कांग्रेस के अंदर ही थी, फिर आगे चलकर सी राजागोपालाचारी ने इस पार्टी की स्थापना करी। तो इसीलिए 1950 का जो दशक था वो भारतीय राजनीति के लिए थोड़ा सा खतरनाक दशक था, ऐसा सेलिंग हैरिसन ने कहा है। क्योंकि हमारी जो राजनीति थी वो थोड़ी सी इस टाइप की थी कि कभी भी अस्थिर हो सकती थी, लेकिन फिर भी भारत की राजनीति स्थिर रही और उसका जो योगदान है वो कांग्रेस के लिए है। आगे देखें तो आगे चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर जब विभिन्न गुट हुए तो उनमें से कई बार क्या हुआ, आरोप प्रत्यारोप भी हुए, गुटबंदियां भी हुई। जैसे कि हम देखते हैं राजनीतिक दलों के अंदर मतभेद होता है और राजनीतिक दल टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग अलग होकर अपनी पार्टियां बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ इस दौरान भी हुआ, जैसे कि चौधरी चरण सिंह की बात की जाए तो पहले कांग्रेस के अंदर थे। इन्होंने मध्यवर्गीय जाति और पिछड़े वर्गों की बात उठाई। आगे चलकर कांग्रेस बट गई और चौधरी चरण सिंह अलग हो गए, और जब 1977 में जनता पार्टी सरकार बनी तो 4 महीने के लिए चौधरी चरण सिंह पीएम भी बने। तो कुछ इस प्रकार से थी 1950 से लेकर 1970 की राजनीति। मोटे मोटे अक्षरों में अगर बात की जाए तो 1950 से लेकर 70 की राजनीति में जो प्रमुख घटनाएं हुई वो हुई है राज्य पुनर्गठन आयोग, साउथ इंडिया में द्रविड़ आंदोलन, पंजाब को अलग राज्य की डिमांड, कश्मीर की समस्या और नॉर्थ ईस्ट में दंगे। तो ये मेन मेन हेडिंग्स हैं जिनके अंदर आप ये चीज़ें लिखोगे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रीय दलों का उदय भी। अब 1970 की बात करते हैं। देखो 1970 का जो दशक था वो बहुत खतरनाक था भाई, क्योंकि 75 में इमरजेंसी भी लागू होगी और इसके बाद भारत की राजनीति ना पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो 1960 के बाद की जो राजनीति थी उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन आया 64 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। तो कह रहा है 1960 और 70 के दशक में भारत में परिवर्तन जब आया जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया, कांग्रेस सिस्टम जो था वो थोड़ा सा डाउन हो गया, इंदिरा गांधी पीएम बनी, जिसके बाद राजनीति का जो हमारा समीकरण है वो बदल गया। भारत के कई इलाकों में सूखा पड़ गया था, 1967 के आसपास की बात है। जिसके बाद भारत ने क्या करा, हरित क्रांति अपनाई। हरित क्रांति से क्या हुआ, हरियाणा पंजाब में बड़े पैमाने पर, आंध्रा के क्षेत्रों में कुछ कृषि की लहलहाट हुई। हरित क्रांति के कुछ पॉजिटिव फैक्ट भी रहे, कुछ निगेटिव भी रहे। जैसे अमीर किसान अमीर हो गए, गरीब किसान गरीब हो गए, ये निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। लेकिन भारत में जो खाद्यान्न संकट जूझ रहा था, अकाल का जो संकट था, हमें बाहर से जो खाद्यान्न मंगाना पड़ता था, वो सारी चीज़ें सॉल्व हुई। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह ने जो कृषि संबंधी एजेंडे पर ध्यान दिया, भारतीय क्रांति दल का गठन किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हुई। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में जाट मजबूत हुए, बिहार में यादव और कुर्मी मजबूत हुए, आंध्रा में काम्मा और रेड्डी, कर्नाटक में वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के जो किसान थे, ये सारे क्या थे, मजबूत राजनीतिक दलों के रूप में उभर रहे थे। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि कुल मिलाकर 1967 के बाद से की जो राजनीति रही वो राजनीति राज्य दलों के उदय की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों, क्योंकि भारत एक विभिन्नताओं भरा क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। ऐसे में कुछ लोगों की ये रहता है कि हमारी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो ऐसे में ये लोग आंदोलन का सहारा लेते हैं। उसके बाद जब भी इनकी बात नहीं सुनी जाती तो एक राजनीतिक पार्टी बनाते हैं और उसके माध्यम से राजनीति में अपनी दावेदारी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। परिणाम ये रहता है कि भारत में लगातार राजनीतिक दलों की उत्पत्ति होती रहती है। तो क्षेत्रीय नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के बीच में हमेशा से तालमेल रहा है। इन नेताओं में से कुछ तो राष्ट्रीय स्तर के भी नेता बन गए हैं और कुछ ने तो राज्य स्तर की राजनीति में पूरी तरीके से दबदबा स्थापित कर लिया है। जैसे साउथ इंडिया में देखोगे तो AIADMK की जो पार्टी है वो साउथ इंडिया में अपना दबदबा पूरी रखती है। तो राज्य स्तरीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने न केवल इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उस समय कांग्रेस के संगठन को चुनौती दी, बल्कि केंद्र और राज्य संबंधों में एक मजबूत स्थान की डिमांड भी करी। यानी कि 1970 से पहले की आप राजनीति देखोगे तो राज्य स्तर जो दल हैं इनका राजनीति में कोई योगदान नहीं रहेगा। लेकिन 1967 यानी कि 1967 के चुनाव के बाद राज्यों की राजनीति धीरे धीरे केंद्र की राजनीति को प्रभावित करने लग जाएगी। इवन 1989 के बाद तो आप देखोगे ना, ये क्षेत्रीय दल गठबंधन का दौर शुरू कर देंगे और इनके बिना तो सरकार का निर्माण होगा ही नहीं। आगे चलकर 75 में आपातकाल लगेगा और लगभग 20-22 महीने आपातकाल रहेगा। यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं चैप्टर के हाफ में कि आज़ादी के पहले 2 दशक में भारतीय राजनीति के प्रमुख लक्षण कौन कौन से थे, या कांग्रेस के दबदबे या एक दलीय व्यवस्था के बारे में का पतन क्यों हुआ, 1970 के दौरान राज्य राजनीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। अगर लेक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि आपको और अच्छे एग्जाम्पल से इन्हें समझाया जाए। इसके अलावा अगर आप छोड़ छोड़ के लेक्चर को सुन रहे हो ना तो आपको ये समझने आना भी नहीं है वैसे भी, क्योंकि ये चीज़ें सारी क्या है एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो इसलिए आपको इसे समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं भाई, ताकि आपको जो क्वेश्चंस अगर कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पर मुझे लिख सकते हैं, समय मिलते के साथ ही आपका आंसर वहाँ पर दिया जाएगा। आगे चैप्टर में 1980 के बाद की राजनीति के बारे में बताया गया है। तो देखो 1980 के बाद की राजनीति में भारत में विचारधाराओं का जो मतभेद था वो कम हो गया
और कार्यों पर जोर दिया जाने लगा। ओबीसी की राजनीति बहुत तगड़ी आई, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जो राजनीति थी, इसने एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया भारतीय राजनीति में। अब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इन सब मुद्दों के आधार पर राजनीति शुरू हो गई। कह रहा 1980 के बाद की बात करें तो भारतीय राजनीति में बहुत सारी घटनाएं घट रही थी, जिसने भारतीय राजनीति को पूरी तरीके से पलट दिया। चाहे राष्ट्रीय स्तर पर बात करो, चाहे आप राज्य स्तर पर बात करो, गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। मैं आपको बता रहा हूँ 1989 से आप देखोगे तो 1989 में केंद्र में सरकार बनेगी वीपी सिंह की, लेकिन चंद दिनों बाद वो सरकार गिर जाएगी और फिर आएंगे चंद्रशेखर जी, फिर आएंगे नरसिम्हा राव, फिर एचडी देवेगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, और 1999 के बाद पहली सरकार 5 साल की अटल बिहारी वाजपेयी की रहेगी, वरना एक एक साल में सरकारें गिरती रहेंगी। और कोई भी सरकार मेजोरिटी से बनी नहीं। 2004 में मनमोहन जी की सरकार बनी, 14 में भी 2009 में भी मनमोहन जी की सरकार बनी, और ये सारी गठबंधन की सरकार बनी। नई पीढ़ी के नेतृत्व का उदय हुआ, जातीय पर आधारित पहचान बनी, दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीति जो है वो हमारे यहाँ पर हावी हो गई। भाषा के आधार पर किसान आंदोलन, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, पंजाब, जम्मू कश्मीर में विद्रोह, स्वतंत्रता के लिए जगह जगह पर आंदोलन, ऐसे विभिन्न प्रकार की समस्याएं रही। और आज की राजनीति देखोगे आज भी यही है। तो ऐसे में हम विश्वास किस राजनीतिक दल पर करें, बात ही आती है। खैर ज़्यादातर तो हमारे यहाँ कांग्रेस का ही दबदबा रहा। बीजेपी अभी आई और वही समस्याएं फिर से सर उठा रही हैं जो कांग्रेस के टाइम पर थी। तो अगर कांग्रेस समय रहते उन समस्याओं को वहीं हल कर देती ना, तो शायद आज ना देश की तस्वीर कुछ और होती। हालांकि मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप राजनीति के विद्यार्थी हैं तो आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। अगर आप एक ही पार्टी को समर्थन कर रहे हो तो आप यकीन मानिए आप बिल्कुल गहराई में जाने जा रहे हो। आप विश्वास कर सकते हो लेकिन अंधविश्वास नहीं कर सकते। तो पॉलिटिक्स का जो बंदा होता है ना वो न्यूट्रल हो जाता है। बताओ क्यों? उसे दिखता है कि सारे बंदे एक जैसे ही हैं। तो कह रहा हाल ही के समय में भारत में दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीति ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत में पहले से ही है राजनीति। दलितों की राजनीति को बीएसपी उठाती है, पिछड़े वर्गों की जनता के लिए राजनीतिकरण करती है। इसके साथ साथ बिहार की बात करो, आप यूपी की बात करो, तो विभिन्न राजनीति दलों ने गैर राजनीतिक मोर्चे की स्थापना करी है। किसानों का भी उदय हुआ है। यूपी पंजाब में भारतीय किसान यूनियन, महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन, गुजरात में खेदियुत समाज, कर्नाटक में राज्य रायत संघ, इस प्रकार के ग्रुप है जो राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। आगे भूमंडलीकरण का प्रभाव, यानी कि 1991 के बाद जो हमने एलपीजी की नीतियां अपनाई, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई, वैश्वीकरण के माध्यम से हमने विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उससे जुड़ने का प्रयास किया। तो भूमंडलीकरण जो हुआ, वैश्वीकरण जो हुआ, जिसके माध्यम से हमने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के दरवाजे अपने देश के दरवाजों के लिए खोल दिए, उसके माध्यम से ये हुआ कि हमारे केंद्र की जो राजनीति वो कमजोर हो गई। क्योंकि जब मल्टीनेशनल कंपनियां दूसरे देश में जाकर लगाती हैं अपना प्लांट, तो आप उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट से साइन होती हैं। तो यानी कि राज्य पहले जो कल्याण के काम करता था वो कल्याण के काम धीरे धीरे बाजार करने लगा है। निजीकरण से हमेशा सरकार की शक्तियां थोड़ी सी देखो कमजोर हो जाएगी। सरकार ना वो कंपनियां जब मर्जी तब बंदों को हटाएगी, जब मर्जी तब रखेगी। इसके अलावा बड़ी बड़े देशों की जो कंपनियां हमारे यहाँ लग रही हैं, अगर हम उन्हें हटाने की बात करते हैं तो उन देशों के साथ हमारी विदेश नीति भी बेकार हो जाएगी। तो भूमंडलीकरण के इस दौर में कहीं ना कहीं जो विकसित देश हैं, पश्चिमी देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, इन्होंने छोटे छोटे देशों की राजनीति कहीं ना कहीं अपने हिसाब से कंट्रोल करनी शुरू कर दी है। WTO के गैट के नियम इस टाइप के थे कि बड़े देश बड़े होते गए और गरीब देश गरीब होते गए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भूमंडलीकरण की वजह से आज जो जैसे भारत है, देखो रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, लेकिन हम सीधा सीधा डिसीजन नहीं ले सकते। अखबारों में, न्यूज़ में आप क्या पढ़ रहे हो मुझे इस बात से मतलब नहीं है, बट आप रियलिटी में जाओगे तो रियलिटी में चीज़ें क्या हैं आप इस चीज़ को देखिए। क्या रियलिटी में हम रूस के अगेंस्ट जा सकते हैं? क्या रियलिटी में हम अमेरिका के अगेंस्ट जा सकते हैं? क्या रियलिटी में हम चाइना के अगेंस्ट जा सकते हैं? तो अगर आप राजनीतिक समीकरणों से चलोगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, आप अंधविश्वासों में नहीं चलोगे। तो इसे हम राजनीति के साथ साथ कूटनीति भी कहते हैं। तो आज जो भूमंडलीकरण का दौर है इसने हमें कहीं ना कहीं केंद्र की स्थिति को कमजोर बना दिया है। आज राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय शक्तियों को महत्वपूर्ण भागीदार बन चुके हैं। आज जो एफडीआई आ रहा है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हो रही है, उसका विभिन्न राज्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है, लेकिन असमानता ही बढ़ी है। क्योंकि कुछ राज्य विकसित हो गए हैं। अगर मैं राज्यों की बात करूँ तो आप कहते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता विकसित हो रहे हैं। इसके अलावा गुजरात विकसित हो रहा है, लेकिन बाकी क्षेत्र तो नहीं हो रहे ना। तो ऐसे में बहुत सारे राज्य इस चीज़ से पीछे रह गए, जिससे असमानता बढ़ी है। असमानता की वजह से लड़ाई झगड़े भी बढ़े हैं। लॉरेंस सेज की एक किताब है फेडरलिज्म विदाउट अ सेंटर। इसने बताया कि वैश्वीकरण के दौर में, यानी कि भूमंडलीकरण के दौर में, जो राज्य स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में कार्य करता था, अब वो क्या कर रहा है, अपने एजेंडा पे आगे बढ़ सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसकी प्रभावकता कम कर रही है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण ने राज्य की राजनीति को क्या करा है, प्रभावित किया है। और इसके माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों का भी उदय हुआ है। यहाँ से यहाँ तक हमें यही बताया गया है। आगे चैप्टर में विद्रोह और राज्य राजनीति के बारे में बताया गया है।
तो भारत की बात की जाए तो 1980 के बाद में पंजाब यानी कि जहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा था, 1984 के सिख दंगे हुए थे। नॉर्थ ईस्ट में समस्याएं बनी रहती हैं आए दिन, मिजोरम को लेकर, नागालैंड को लेकर, आसाम को लेकर। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, जैसे कि हम जानते हैं 2019 में वहाँ पर 370 धारा खत्म की गई है और उसके बाद भी अभी तक शांति स्थापित नहीं हुई है। तो ये मुद्दे जो है भारतीय राजनीति में गंभीर असर डाल रहे हैं। इन्होंने देश की राष्ट्रीय राजनीति पर भी गंभीर असर डाला है। उग्रवाद की समस्याएं, विकास के संबंध, स्वायत्ता, आत्मनिर्णय के मुद्दे, आत्मनिर्णय का मतलब होता है अपने निर्णय स्वयं लेना, आदिवासियों की समस्याएं, नक्सलवाद की समस्याएं, निर्जातीय दंगे, नागा और मिजो जैसे उग्रवाद, इन आंदोलनों ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाए हैं। तो इस प्रकार से कुछ राजनीति रही है 1947 से लेकर अब तक। आगे चैप्टर से 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं। भारत में राज्य की राजनीति की पहचान के प्रभाव को समझाइए और भारत में भूमंडलीकरण और राज्य के बीच किस प्रकार के संबंध हैं। आगे चैप्टर का सारांश दिया है। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर को मैं और अगर आसानी से समझाऊं तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, कि 1950 से लेकर 60 में क्या हुआ, 60 से 70 में क्या हुआ, 70 से 80 में क्या हुआ, 80 से 90 में क्या हुआ और इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ा। हालांकि ये चैप्टर एक छोटा सा इंट्रो दे रहा है आपको, अगर चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब ये किताब खत्म हो जाएगी तो चैप्टर नंबर 1 अपने आप में खत्म हो जाएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में जो चीज़ें छोटी छोटी दी हैं वही चीज़ें आगे चैप्टर में खुलकर बताई गई हैं, क्लियर करके बताई गई हैं। तो आई होप से लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।